जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। एंड आज मैं आई हूँ आपसे मिलने। अभी आज ही आपने एनडीए का एग्जाम दिया होगा एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड चलिए, बाकी तो रिजल्ट्स एंड ऑल आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो वी ऑल नो दैट। सो अभी ये जो मैं सेक्शन लेके आई हूँ आज, आई विल बी डिस्कसिंग द जीके सेक्शन एंड उसके अंदर कितने क्वेश्चंस कहाँ से रहे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि हमने इस बार जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा टफ होता हुआ देखा है, करेक्ट। और डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछकर वो कहीं ना कहीं हमसे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कुछ टॉपिक्स में पर्टिकुलरली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं और पॉलिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा डीप उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। मींस कुछ टर्म के बेसिस पे, खासकर एंशिएंट और मिडाइवल, काफी ज्यादा मिडाइवल जो टर्म्स है वो पूछी गई हैं इसके अंदर, जिसके अंदर डीप एनालिसिस कि इस टर्म का मतलब क्या है, करेक्ट। और करंट अफेयर्स की बात करें तो काफी डायरेक्ट और काफी रिसेंट क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए हैं एंड जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने अपनी करंट अफेयर की क्लासेस में कवर किए थे। सो अगर आप लोग देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, सो आप खुद बोल पाएंगे कि यस, हमने मैक्सिमम जो है कवर किए हुए थे, करेक्ट। सो विद दैट चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जीके का एनालिसिस, करेक्ट। तो पूरा हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस। सो ये था मार्किंग स्कीम। वी ऑल नो कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके ये हमारा एग्जाम रहता है एंड जीके के अंदर हमारे होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ इसका पार्ट रहता है एंड पर क्वेश्चन इट इज ऑफ 4 मार्क्स। एंड आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है, दैट इज ऑफ द 1.33 मार्क्स, करेक्ट। अब चलिए देखते हैं जो हमें अभी क्वेश्चन पेपर देखने को मिला। दिस वाज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी सॉ। फिजिक्स के अंदर हमें देखने को मिले हैं 24 क्वेश्चन। सो ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी हैवी अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन केमिस्ट्री से भी हमसे लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोलॉजी से हमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड सी ज्योग्राफी ने फिर एक बार सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ दिया एंड यस वी गॉट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी। एंड कुछ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गया था। ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की एक बहुत अच्छी ब्यूटी थी कि डायरेक्टली जो है कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, करेक्ट। अगर आपको अर्थक्वेक आपने पढ़ा है, आपने साइक्लोन्स के ऊपर ही 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में बताती भी थी कि क्लाउड्स के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस मिलेगा, साइक्लोन के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा, कोरियोलिस फोर्स के साथ। तो यही सब उसमें पूछा भी गया था। क्लाउड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक टेबल जो हम अपनी मैराथन सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था, ये नॉर्मली जब हमने ज्योग्राफी की क्लासेस ली थी, अब आपकी लाइव क्लासेस, तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि एक टेबल जिसको याद होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकता था, करेक्ट। सिमिलरली बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में नो डाउट हमारा टाइमलाइन बेसिस क्वेश्चंस कि कौन सा जो इवेंट है हिस्ट्री के अंदर पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। दूसरा चीज, कुछ टर्म बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए कि इसमें डबल टर्म्स काफी पूछे, विजयनगर एम्पायर पूछा गया है एंड डेक्कन, वो काफी सारी चीजें पूछी गई हैं जो पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री से ना हट के मिडाइवल से थोड़ा ज्यादा चीजें पूछी गई है। पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चन थे और वो भी आर्टिकल बेसिस थे, एक नागालैंड आर्टिकल 371A, बट येस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जैसे आर्टिकल 371A इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इकोनॉमी से सिर्फ हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी 5 ईयर प्लान से हमें देखने को मिला एंड स्टैटिक, करंट और डिफेंस अफेयर से हमें टोटल 10 क्वेश्चंस को देखने को मिले। सो अगर हम नॉर्मली अब जनरल उसके बात करेंगे तो फिजिक्स से 24 और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, और फिजिक्स में बात की जाए सो यस ऑफ कोर्स वो आपके साथ मैम डील करेंगे आपके अलग सेक्शन में। जनरल साइंस के लिए आपको अलग से की एनालिसिस आएगा, उसमें शिवांगी मैम विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, करेक्ट। लेकिन बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो शिवांगी मैम आपके साथ लेके, लेकिन दिस पर्टिकुलर जो आपके पास वीडियो है, दिस इज फॉर द ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड द करंट अफेयर्स। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस और कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स। Okay, so which of the following were the features of the postal system of India as described by the Ibn Battuta? तो अगर आप देखेंगे तो इबन बतूता के स्पेसिफिकली उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द इबन बतूता, जो कि एक ट्रेवलर थे इंडिया के अंदर, उनके अकॉर्डिंग जो भारत का पोस्टल सिस्टम था उसके लिए उनका क्या कहना था। सो द फुट पोस्ट कैरीज अ रिंगिंग बेल इन द हैंड, कुछ आपको फीचर्स दिए थे, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना था एंड मैक्सिमम पेपर आपका था भी इसी के ऊपर कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस दिए थे एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी थी। So the horse post is called Uluk, stationed at a distance every 4 miles. So देखिए आप दो चीजें देखेंगे, एक टर्म दी गई है, लेट्स मार्क विद दिस। टर्म दी गई है उलुक एंड एक टर्म दी गई है दवा।
ठीक है, दोनों के साथ एक डिस्टेंस दिया गया है, एक के साथ दिया 4 माइल्स एंड द यहाँ पे दिया 4 कोस। अब जिसको ये डिस्टेंस पता होंगे तो वो इस पर्टिकुलर आंसर को बहुत आराम से कर सकता था। सो अगर हम थर्ड की बात करें विद द दवा, तो यहाँ पे 4 कोस जो है दैट इज द रॉन्ग आंसर। एंड अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो देखिए आपके पास बच जाएगा सिर्फ ए और बी, एंड इसी के लिए जो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है, आंसर इज ए, दैट इज द फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट, सेकंड is the right statement and the fourth is the right statement. Correct? So yes, this is related to this particular statement. Done. Which one of the following texts is a commentary written by the Chakra Pandita 11th century CE from Bengal on the Shushrut Samhita? So मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पर्टिकुलरली टर्म्स या बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं फॉर द हिस्ट्री से। अगर आप सीडीएस का पेपर भी देखेंगे उसमें भी यही चीज डोमिनेट कर रही थी, एंड सिमिलरली फॉर द इंडिया एग्जाम के भी अंदर भी हमें यही देखने को मिला है। सो इसका जो आंसर है, देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सो वी गॉट द शब्द चंद्रिका, भानुमति, देन नितरनकारा एंड द लोहा श्रवस्वा। इसका जो आंसर था, आंसर इज द भानुमति। ठीक है, सो यस, जिसने पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा। डन, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अराइवल ऑफ टोबैको इन द इंडिया। देखिए फिर से हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कोर्स हिस्ट्री के अंदर ही हमारा टोबैको आया था, इट्स नॉट अबाउट मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो आपको भी पता है कि किस टाइम पे अराउंड द 17th सेंचुरी के आसपास, उससे पहले अराउंड जब हमने देखा था कि टोबैको अंदर आया था किसके, इंडिया के अंदर। सो यहाँ पे लिखा गया है कि टोबैको प्लांट अराइव्ड फर्स्ट इन द डेक्कन, एंड सेकंड इज टोबैको स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। सो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास बन जाता है, आंसर इज सी, दैट इज द बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें बिल्कुल सही है। डेक्कन के अंदर ही सबसे पहले टोबैको प्लांट हमें देखने को मिला था, एंड नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो गया था दैट इज अराउंड द 17th सेंचुरी। करेक्ट। सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा तो दीज ऑल आर द, आपको वहां पे दिया गया है कि टोबैको कौन लेके गया आया था, कॉफी कौन लेके आया था, टोमेटो कौन लेके आया था। सो जब हम देखते हैं पोर्तुगीज एंड ऑल का इन्वेजन, उन्हीं के साथ हर एक का एसोसिएटेड लिखा गया है उसके अंदर, बुक के अंदर प्रॉपरली, कि ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये वाली जो जब इन्वेजन हुआ था वो लेके आए थे। करेक्ट, ओके। नाउ देखिए फिर से अगर आप क्वेश्चन देखो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, एंड कुछ एसोसिएशंस के नाम दिए गए हैं, एंड उसके साथ आपको बताना है कि ये रिलेटेड है या नहीं है। जैसे कि वुमेन इंडिया एसोसिएशन ऑफ 1970, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया ऑफ 1925, भारत श्री महामंडल ऑफ 1910। तो यहाँ पे साम दिया, दैट इज द मार्गरेट कजन, सरला देवी चौधरानी एंड द लेडी मेहरबाई टाटा। अगर आपको सिर्फ एक चीज इसमें पता हो कि सरला देवी चौधरानी जो है वो भारत स्त्री महामंडल के साथ रिलेटेड है, करेक्ट। सो थर्ड इज रिलेटेड विद द सरला देवी चौधरानी, तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा करेक्टली मैच ये तो नहीं है एंड ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी ओनली। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर, दैट इज द डी। करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द, फिर से कंसिडर द फॉलोइंग, फिर से हमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला, एंड दैट इज ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, एंड वो भी कुछ अलग अलग चीजें उसमें बोली गई। करेक्ट, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। All Indian Depressed Classes Association of M.C. Raja was staunchly in the favor of the joint electorate. Correct, तो नाम दिया गया इसके अंदर properly. The All India Depressed Class Leaders Conference demanded separate electorates. The Communal Award in the September 1932 recognized the right to separate electorate for the untouchables. Now देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट हो सकता है, बिकॉज यस फाइनली फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो फाइनली कमीशन क्या इसके अंदर लेगा, बट देन ऑल्सो आई टेल यू हियर वन थिंग, दैट इज व्हाट, अभी के लिए हम आंसर लेके चलते हैं ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। बिकॉज जब हम बात करें यहाँ पे अनटचेबल्स की, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लिंच है, वहां पे ये हो सकता है कि कमीशन कंसिडर, बिकॉज मेंशन जो था दैट वाज द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अदर माइनॉरिटीज, ये चीज मेंशन की गई थी। अब उसके अंदर अनटचेबल्स को कंसिडर किया गया जाएगा ना, तो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हैं। सो फॉर द टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 95% जो आंसर होना चाहिए, 98-99%, दैट इज आंसर ए। बट इन मेनी केस, बिकॉज अगर अनटचेबल्स वाला बट डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज अगर उसको लिंक करके कंसिडर करता है कमीशन, देन आंसर डी भी हो सकता है। सो यस, दिस अ डाउटफुल क्वेश्चन थोड़ा सा, करेक्ट। सो विल वेट फॉर द कमीशन की इन दैट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अजंता पेंटिंग्स। तो देखिए अजंता पेंटिंग्स की जो फॉर्मेशन है बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट। सो द सरफेस ऑफ द रॉक वाज कोटेड विद द क्ले मिक्स्ड विद द राइस हस्क एंड गम एंड कोट ऑफ द लाइम वाज अप्लाइड ओवर दिस। तो पहला स्टेटमेंट ये था, करेक्ट, कि कैसे बनाया जाता है। दूसरा उसमें कह रहे हैं कि द आउटलाइन ड्राइंग वाज डन फर्स्ट ऑन द लाइम कोटिंग एंड कलर्स वर एडेड सब्सिक्वेंटली।
करेक्ट। तो दिस इज द थिंग इसके अंदर पूछा गया है। सो अब देखिए, सो सरफेस ऑफ द रॉक, यस इट इज करेक्ट। अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में एक और चीज भी लिखी गई है राइस हस्क के साथ, दैट इज द काउ डंग, करेक्ट। तो मींस अगर आप देखेंगे तो नेचुरल उस पर बात की गई है। सिमिलरली अगर आप सेकंड देखेंगे आउटलाइन ड्राइंग एरियाज, और अगर आपने कभी मेन कंटेक्स्ट में पढ़ा होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि डार्क ब्राउन के साथ मैक्सिमम जो है उसकी आउटलाइनिंग की जाती थी। एंड इसी पर्टिकुलर रीजन के साथ हमारी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाती हैं। दैट इज द बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। सो कोटिंग के ऊपर जो बात की गई है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द सेकेंड इज वन इज व्हाट, दिस वाज जो हमारा कोटिंग के ऊपर बात किया, आउटलाइन के ऊपर जो हमने बात की है, करेक्ट। ओके, नाउ सी हमने करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस किया था एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट प्रोजेक्ट। जब इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया, उसी के बाद इसको हमने वापस से रिवाइज किया था। करंट अफेयर क्लास के अंदर हमने काफी डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। एंड डिटेल्ड वीडियो जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती थी कि ये एटलीस्ट डिटेल्ड वीडियोस आप जरूर देखा कीजिए, अगर आप लोगों ने देखी होंगी सो फॉर श्योर आप ये क्वेश्चन करके आए होंगे। सो करेक्ट, द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, करेक्ट। बिकॉज वाई दिस वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, करेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको कह दिया कि यस वी विल बी ज्वाइनिंग, तो इसके अंदर कुछ हमें फाइनेंशियल वो भी सबमिट करना था, करेक्ट। तो दैट इज ऑल द डिफरेंट थिंग। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या बोला गया था। सो एसके इज द स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप फॉर एड्रेसिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कटिंग एज साइंस गोल्स। एंड ये बिल्कुल सही बात है। स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है, इसका नाम ही जो है स्क्वायर किलोमीटर, हालांकि नाम नहीं चेंज किया गया था, पहले हमने ये सोचा गया था कि जो हम टेलीस्कोप, इट्स नॉट कि एक ही जगह पे बनाया जाएगा, इट इज ऑल अबाउट कि टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में टेलीस्कोप्स को लगा के जो है इस पर्टिकुलर एरिया को कवर किया जाएगा। एंड उसके साइज की वजह से इसका नाम रखा गया था स्क्वायर किलोमीटर एरे। हालांकि इंडिया में इसका कोई टेलीस्कोप नहीं है, बट यस इंडिया ने इसको जरूर ज्वाइन कर लिया है। सो यस द आंसर इज व्हाट, दैट इज द बोथ 1 and 2। वापस से दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है, करेक्ट। चलिए, नाउ एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चन लाना तो काफी लाजमी है। एंड यस द डेजर्ट साइक्लोन इसमें पूछा गया एंड वन ऑफ द इजीएस्ट, करेक्ट। इसमें कुछ भी टफ नहीं था आप लोगों के लिए। सो पूछा गया था कि इंडिया और किसके साथ बीच में है। सो यस इट इज बिटवीन द इंडिया एंड द यूएई। सो इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव, करेक्ट। सो नो डाउट करंट अफेयर्स हमने, अगर आप लोगों ने अच्छे से, जो मैं नॉर्मली भी हम लोग मंथली करंट अफेयर्स या नॉर्मली डेली क्लासेस जो बच्चे लगाते होंगे, उनको आई डोंट थिंक सो उनको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। बिकॉज जब भी मैं करंट अफेयर क्लासेस लेती हूँ आई टेल यू टू थिंग्स, कि एक तो आप डेली आइए एंड दूसरा जो मैं रिव्यू क्वेश्चंस आपके लिए देती हूँ उनको आप जरूर रिवाइज कीजिए। बट हालांकि जितने मैंने करंट अफेयर्स देखे हैं सो मैक्सिमम आर फ्रॉम द जो हमने डिटेल डिस्कशंस की है, करेक्ट। सो बहुत रेयर ऐसे होंगे जो कि हमने कभी रिव्यू क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, बट द मैक्सिमम आर द फ्रॉम द डिटेल्ड डिस्कशंस। अराउंड 90% करंट अफेयर्स आर फ्रॉम द डिटेल्ड डिस्कशंस पार्ट, करेक्ट। ओके, so which of the following statement with regard to the constitution of the finance commission is are correct? ठीक है, तो अगर पहले ही देखो आर्टिकल आपको दिख रहा है, सो आर्टिकल के साथ ही आप इसको गलत कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल आपका एसोसिएटेड है। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ऑफकोर्स आप लोग पढ़ के आए सो आपको पता भी होगा, करेक्ट। एंड रिसेट दिस, देखिए एक था स्टैटिक स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए, एंड वन वाज द करंट, कि रिसेंटली जो है 16 फाइनेंस कमीशन जो है कंसिडर किया गया एंड उनके जो चेयरमैन है दैट इज द डॉक्टर अरविंद पांगड़िया। सो यस दिस इज द बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। सो यस द आंसर विल बी वन ओनली, करेक्ट। सो ए विल बी द राइट आंसर। Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted the 3 nominations from India for the Wetland City accreditation. And under the Ramsar Convention on Wetlands, which one among the following city is not one among them? Easiest question. So 3 cities बोली गई थी जिसमें से इंदौर, भोपाल, उदयपुर तीनों थी, जो नहीं थी that was the जोधपुर। जोधपुर इज द आंसर। जोधपुर एक सिटी है जिसको वेटलैंड के लिए जो है रिकमेंड नहीं किया गया है, करेक्ट। Okay. Which of the following statement is are correct? So in India, 12th March is celebrated as the National Youth Day. So देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि days are very very important and स्वामी विवेकानंदा जी के साथ इस बार important था बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। so भारत मंडप से भी जो मतलब मोदी जी ने भी इसके ऊपर स्पेशल वो किया था। so second statement is correct, that is the birth anniversary है स्वामी विवेकानंद जी की, बिल्कुल। अब 12 मार्च दिया गया, यहाँ पे आपको फंसा दिया गया था, सो आंसर यहाँ पे होना चाहिए था 12 जनवरी, ठीक है। तो अगर आपको इतना सा पॉइंट याद रहता तो आप निकाल देते इस क्वेश्चन को, करेक्ट। स्वामी विवेकानंद जी नेशनल यूथ डे के साथ हमें नॉर्मली याद रहते ही हैं, बट एज इट इज द 12th जनवरी, करेक्ट। आंसर विल बी व्हाट, दैट इज बी 2 ओनली, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनएस सागर धोनी। तो फिर से एक बार क्वेश्चन डिफेंस से डन।
So it is an oceanographic research vessel of Naval Physical and the Oceanographic Laboratory of DRDO. So basically INS Wagardhani जो है इंस्टीट्यूट बेसिस क्वेश्चन आया है कि कौन से इंस्टीट्यूट का ये प्रोजेक्ट है. Done. And the next is recently embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to establish long-term scientific partnerships with the Indian Ocean Rim countries. Correct? So ये दोनों ही statements बिल्कुल सही हैं. Done. So yes, answer will be what? That is the C. So देखिए अभी आपका NDA 1 हो चुका है, बट ये जैसा भी आपका एग्जाम हुआ, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट तो कोई टेंशन की बात नहीं है. वी आर वेरी 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 नियर टू द NDA एग्जाम 2. बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है. टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा. सो इन दैट केस ठीक है, अगर आप NDA की तैयारी करने वाले हैं दैट इज फॉर द 2 एंड मैं तो आपको जरूर बोलूंगी यू जस्ट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 5-6 मंथ्स. करेक्ट. सो आप अच्छे से पढ़िए सो यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज बिकॉज कभी भी कुछ पढ़ने से पहले यू शुड नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर दैट. करेक्ट. एंड फॉर दैट गाइडेंस ओनली दिस इज द थिंग कि आपको करना जरूरी है. करेक्ट. सो आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर आप प्रिपेयर करें तो आपको SSB इंटरव्यू की कोचिंग लेना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. सो फॉर दैट ऑल्सो हर महीने हमारे बैचेस बैठे, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैचेस. ठीक है. आप आइए और ज्वाइन कीजिए एंड पूरा गाइडेंस आपको यहीं से पूरा का पूरा मिल जाएगा. करेक्ट. ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. Who among the following is the chairman of the committee constituted by the government of India to examine the issue of holding simultaneous elections in the country and to make recommendations thereon? So one nation one election. So easiest question बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे बिकॉज अभी लोकसभा इलेक्शंस भी चल रहे हैं एंड उससे पहले भी हमारा ये काफी ज्यादा था न्यूज के अंदर कि ये हमें पूरा जो देश के अंदर है एक ही टाइप इलेक्शंस कराने हैं. तो इसके जो चेयरमैन है सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा. दैट इज द former president of India, Sri Ram Nath Kovind. So yes, he is the president for that particular. Sorry, he is the chairman for this particular. And ये जो रामनाथ कोविंद जी आपको भी पता है हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के. करेक्ट. चलिए. In January 2024, India's first all-girls सैनिक स्कूल was inaugurated. तो of course ये भी हमने पढ़ा था एंड मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत ही ज्यादा रिसेंट, हालांकि जैसे कि मैंने जब बच्चे आप लोग पूछते थे कि कितना टाइम का आपके लिए करंट अफेयर जरूरी है तो मैंने हमेशा से कहा था कि 6 मंथ्स इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अगर 6 मंथ्स का अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करके आते हैं. अगर आपने जो हमारे नोट्स अगर आपने पूरे कवर किए होंगे तो आई कैन अश्योर यू कि हार्डली कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाए होंगे, वो भी रिकॉल अगर आप ना कर पाए हो. करेक्ट. बाकी हमने सारे के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे. दैट्स ट्रू इन द डिटेल. जितनी भी यहाँ पे सारी चीजें पूछी गई थी सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे पीछे महीनों वाले जो नोट तो मैंने आपको खुद पढ़ाई हुई है सारी चीजें. करेक्ट. ओके. सो इट इज इन द वृंदावन. करेक्ट. दैट इज द राइट आंसर. Next question. In February 2024, Government of India has decided to scrap the free movement regime between India and Myanmar, Bhutan, Bangladesh and Nepal. So now this is again the question. ये मैंने आपको डिटेल्ड वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में बात की थी. दिव्यांशु सर ने भी आपको इसके बारे में पढ़ाया होगा. करेक्ट. तो किसके साथ था ये स्क्रैप किया गया था भारत द्वारा? दैट इज द म्यांमार. इजिएस्ट क्वेश्चन. डन. ओके. Who among the following is the author of the book Why Bharat Matters? तो Why Bharat Matters, of course, the S. Jaishankar, because इस book को काफी ज्यादा डिस्कस किया गया था. This was on much and much news. Correct. So yes, Why Bharat Matters is the book written by who's the author? That is the S. Jaishankar. Correct. The answer is B. Which of the following statement regarding the humidities are correct? देखिए आ गया हमारा static of the geography. Correct. So it is the ratio between the actual amount of water vapor present in the atmosphere and the maximum amount sorry, it can hold at a given temperature. When the relative humidity is high, more water evaporates from the skin and the higher the air temperature, lower the relative humidity of the air. So अगर आप इसमें एक चीज देखेंगे अच्छे से, सेकेंड स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़िए तो आपको एक चीज समझ में आएगा. देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज द मॉइस्चर, कि कितना ज्यादा मॉइस्चर है हमारे एयर में. अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसमें मॉइस्चर ऐड कैसे होगा? एंड जो हमारा स्किन से वाटर इवेपोरेट होना चाहिए वो भी क्या एक तरह का मॉइस्चर ही ऐड हो रहा है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को. तो सेकंड को आप एलिमिनेट करिए तो यू आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड द बी एंड द डी पार्ट. करेक्ट. सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज द सी. तो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है दे आर correct. So higher the air temperature, lower the relative humidity of the air. Correct. And the first statement. Then so answer will be C. Okay. Now again the question is on the cyclones and anticyclones. अगर आप देखोगे तो cyclone और anticyclone की direction के ऊपर question पूछा गया. In the northern hemisphere, cyclones rotate counterclockwise and anticyclones rotate clockwise. ठीक है. Now next is what?
Cyclones are often associated with cloudy or rainy weather, whereas anticyclones are often associated with fair weather. In the southern hemisphere, the cyclonic spiral will be clockwise because the Coriolis force acts to the left. देखिए, तो ये मैंने आपको बोला है कि ये जब भी मैं आपकी ज्योग्राफी के सेशंस भी लेती थी, so I always tell you this particular thing कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डन. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन अगर आप सारी की सारी स्टेटमेंट्स देखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा डी. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज होता है, करेक्ट है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो जाता है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन. एंड यस, जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज टुवर्ड्स द राइट. डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट या राइट, करेक्ट. तो आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आयरन इन स्टील प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टील प्लांट किसमें बात की गई है. तो इसमें लिखा गया था कि इट रिसीव कोल फ्रॉम द झारिया एंड द आयरन ओर फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड द केंदुझार. Power for the electric furnaces is the procured from Hirakud, and what is obtained from the water is obtained from the Koel and the Shank rivers. तो अगर आप ये सारे इकट्ठे से आप रखोगे and I think the coal from Jharia is the good thing, correct. So yes, इसका आंसर आपका बन जाएगा, that is the C, that is the Rourkela steel प्लान, करेक्ट. सो देखिए, दिस इज बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक लोकेशन बेस्ड है, बिकॉज अगर आपको लोकेशन पता होगी स्टील प्लांट की, सो आप इफेक्टिवली आप बता पाएंगे अच्छे से कि यस जो ये है हमारा विल बी सीइंग है, करेक्ट. सो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी द रौरकेला स्टील प्लांट. तो कोल कहां से आया है, वाटर कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से ज्योग्राफी के ऊपर, अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर. सो द ओशन क्रस्ट इज हेवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बिल्कुल सही बात है, आपको भी पता है कि ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यस आपको भी पता है क्योंकि वहां पे जो हमारा जितना में वॉल्केनो भी देखने को मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो कहां से है, दैट इज फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है. अब अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो देखिए, लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस. कन्वेक्टिव सेल्स वाला जो प्रोसेस है कहां देखने को मिलता है, दैट इज इन द मेंटल. तो क्रस्ट जो यहाँ पे लिखा है उसी के साथ गलत. तो डी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, ए एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बच जाता है 1 and 2 ओनली. सो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप एलिमिनेशन, बिकॉज कन्वेक्शन सेल का फिनोमेना हमने बहुत बार पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ करंट्स कैसे होते हैं, सो दैट हैपेंस इन द मेंटल ओनली, करेक्ट. चलिए, सो आंसर इज व्हाट, दैट इज द बी, 1 and 2 ओनली. Which of the following statement regarding the given rivers is are correct? तो एक रिवर दी गई है, उसके रिगार्डिंग आपको बतानी है. अलग अलग रिवर से बात की है. So Sangpo crosses over India under the name of Dihang. Godavari has the second largest river basin, over covering about 10% of the area of soils. River Chambal and the Betwa are the important tributaries of river Ganga. And आपको यही इस क्वेश्चन को पकड़ लेना चाहिए था, because Betwa is the tributary of the Yamuna. Third eliminate, दिस एलिमिनेटेड, दिस एलिमिनेट, मतलब फर्स्ट तो कंफर्म सही है, ठीक है, बिकॉज इसमें भी फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट बचा सेकंड. तो ये गोदावरी जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है हमारे भारत का, एंड 10% जो है वो एरिया कवर भी करता है. सो विद दैट आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द बी. ठीक है. चलिए, Which of the following statement regarding the tropical cyclones is are correct? ठीक है, तो वापस से साइक्लोन्स के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. So these storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except the South Atlantic and the Eastern South Pacific Ocean. Tropical cyclones that occur in the North Atlantic and Eastern North Pacific Oceans are known as the typhoons, and the tropical cyclones that occur in the Indian and South Pacific Oceans are called cyclones. अब यहीं पे एक ट्रैप आपको बताती हूँ कि जो आपको अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो यहाँ पे टाइफून्स ना होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरिकेन्स. सेकंड एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही, बिल्कुल सही है, तो उसी के साथ हमारा एक ही ऑप्शन बैठता है, दैट इज द फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, करेक्ट. सो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे टाइफून बोलते हैं, कहीं पे हरिकेन्स बोलते हैं, कहाँ विलीविलीज बोलते हैं, कहाँ पे साइक्लोन्स बोलते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू बी एड्रेस्ड. आइडेंटिफाई द बायोम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक. तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए एंड आपको बायोम के बारे में बताना था. So their climates are characterized by high rainfall and temperatures that vary from cold to mild. Done. These forests contain primarily deciduous trees, include maple, oak, hickory, and the beechwood. And the raccoons, opossums, and the bats, squirrels are found in these forest trees. करेक्ट. सो आपको इनमें से देख के बताना था कि कौन सा पर्टिकुलर हम फॉरेस्ट की बात करें. सो कोल्ड टू माइल्ड है, हाई रेनफॉल है. डन. सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द टेम्परेट फॉरेस्ट. ठीक है. सो बी विल बी द राइट आंसर. चलिए, Which of the following statement regarding the बारचान. सो आपको भी पता है कि बारचान जो है हमारे पास सैंड ड्यून्स रहते हैं,
ठीक है, इस शेप के रहते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, सो इट इज अ क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप कौन सी बोलते हैं, जैसे हम चांद की शेप बोलते हैं, आधा चांद, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिसेंट शेप, जैसे कि अभी बना भी मतलब इस तरह का, ठीक है। क्रिसेंट शेप माउंड ऑफ सैंड व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट। तो एक तरफ से जब डायरेक्शन चलेगी उस तरफ को ऐसे बनाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दिल टॉलिंग अबाउट की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेत है, ठीक है, तो विंड यहां से चलेगी तो बार चांद बना देगी, करेक्ट। चलिए, सो द ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द विंडवर्ड साइड हैज अ कन्वेक्स शेप स्लोप विद द मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। सो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम हाइट हमें कहाँ देखने को मिली, सेंटर के ऊपर, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर साइड द एंड ऑफ बार्चन्स आर कॉल्ड हॉर्न्स एंड द पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन विंड ब्लोस। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज द बी, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या था, देखो बारचंद का जो ये है, इसको हम हॉर्न्स बोलते हैं, कभी कभी हम इसको विंग्स भी बोलते हैं, बट नाउ इसने बोला एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन द विंड ब्लोस, करेक्ट। तो यहीं पे थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, खराब। Done. So again, I'll tell you here, says अभी you can, of course, you will be preparing for the NDA exams, correct? So अभी आपने पैटर्न भी देख लिया and you can imagine कि आपको yes कोचिंग की एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. So in that particular case, yes, you can enroll in with us, that is with this particular course, NDA के courses हैं, ठीक है. आप हमारी साइट पे जाइए ssbcrackexam.com पे, आपको वहाँ पे सारे के सारे courses अवेलेबल रहेंगे. You can enroll in this particular courses and with that also, of course, you need to prepare for the SSB interviews. So yes, you can also prepare for the SSB interview. हर महीने बैचेस बैठते हैं, you can join any of the batch and it's good to join as early as you can. जिससे क्या होता है, जितना ज्यादा आप जल्दी ज्वाइन करो, आपको रिविजन के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है. सो यस, यू कैन ज्वाइन दैट, करेक्ट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the rigor soil is are correct? So we all know rigor soil हमारी कौन सी soil होती है, black soil. And I'll tell you one thing, the same question appeared in the CDS also in today's exam only, correct? So it is light colored clay and fertile soil. It is developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid conditions. Cotton is extensively cultivated in this soil. देखो थर्ड तो कंफर्म है, बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है. अगर थर्ड कंफर्म है, बिकॉज आपको भी पता है जब भी बात आती है ब्लैक सॉइल की, जब भी बात आती है रिगर सॉइल की, सबसे पहले हमें कॉटन याद आता है. सो थर्ड इज कंफर्म, करेक्ट. अब बस अब देखो थर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब हमें देखना है सर सेकंड स्टेटमेंट, मतलब ये वाला पक्का गलत है फर्स्ट, ठीक है. तो लाइट कलर नहीं होता, इट इज डार्क कलर बेसिकली, आई विल टेल यू हियर, करेक्ट. So it is developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid conditions. बिल्कुल भी नहीं, humid conditions नहीं होती है वहां पे, हमें arid means semi arid conditions हमें देखने को मिलती है. So with that only answer will be what, that is D, third only, ठीक है. आ जाइए, Which of the following statements regarding cloud is are correct? देखिए आ गया हमारा प्यारा बादल हमारे क्वेश्चन के अंदर. देखिए सबसे पहले आते हैं हम सबसे थर्ड स्टेटमेंट में, हम एलिमिनेट कर रहे हैं. लेट्स एलिमिनेट स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड्स. यहीं पे फंस गए हम. क्यों? मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पे वर्ड आ जाएगा स्ट्रेटो, ठीक है, तो वहां पे या फिर नॉर्मली हमारा जब साइरो वर्ड आएगा, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द हाई क्लाउड्स, ठीक है. ठीक है, तो आपको ये ऑल्टो आएगा तो क्या था, मीडियम क्लाउड्स. डन. सो साइरो आपको दिख रहा है कहीं, नहीं है, सो थर्ड एलिमिनेट कीजिए. डन. सो एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड बचा फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली, मतलब फर्स्ट तो कंफर्म सही है, ठीक है. सो क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म मींस शेप. सो आपको भी पता है, हम ऑफ कोर्स एक नाम देते हैं हाइट के ऊपर कि साइरो है या ऑल्टो है, और दूसरा नाम देते हैं हम किसके ऊपर, शेप के ऊपर, क्यूमुलस है या स्ट्रेटस है. सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज द हाई, मिडल एंड द लो क्लाउड्स. बिल्कुल सही, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी टेबल पढ़ा भी है. सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द बी 1 and 2 ओनली, ठीक है. चलिए, consider the following statements regarding the fronts. The movement of a front causes a slow change in the weather in the area over which it moves. बिल्कुल भी नहीं. जैसे हमारे पास जो चेंज होता है एकदम से फ्रंट्स, तो वहां पे एकदम से थंडर स्टॉर्म्स, रेन, स्लो चेंज नहीं होता है. इट इज जस्ट काफी फास्ट चेंज हमें देखने को मिलता है. सो अगर आप फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट एलिमिनेट, आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द सी, ठीक है. चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं. कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स. बिल्कुल सही. Warm front is the boundary between an advancing mass of warm air where it is overriding and rising above the mass of a colder air. बिल्कुल सही. वार्म फ्रंट हम वही बोलते हैं कि कोल्ड एयर मास आ रहा था, वार्म एयर मास उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, रिट्रीट कर रहा है कोल्ड एयर मास. चलिए, consider the following statements regarding the soils. So soils having a very high content of sodium and calcium and pH of more than 7.0 are the alkaline soils. Black cotton soils are developed on the Deccan basaltic lava under the hot and humid conditions. So यहाँ पे फिर फंस गया, क्योंकि क्या चाहिए हमें, सेमी एरिड कंडीशंस. तो ह्यूमिड वाला थोड़ा सा पॉइंट गलत है. सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट एलिमिनेट, तो आंसर हमारे पास बच जाता है सिर्फ ए, दैट इज द फर्स्ट ओनली.
ठीक है। सो वापस से जो ब्लैक सॉइल के अंदर हमने पढ़ा था रेगर सॉइल के क्वेश्चन के अंदर, सेम वही चीज हमारी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। Consider the following characteristics of the grassland. An extensive area of the mid-latitude grasslands are devoid of trees and shrubs. The climate is characterized by hot summers, cold winters, and relatively low rainfall occurring mainly in the spring and summer. In humid parts, grasses grow to a more and more height. तो आपको 3 फीचर्स दिए गए थे और इन फीचर के बेसिस पे हमें बताना था कि कौन से ग्रासलैंड की बात की जा रही है। एंड अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कौन सा है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड है फॉर श्योर, ये तो कंफर्म है। अब टेम्परेट के अंदर कौन से थे, स्टेपेस प्रेरीज का आपको ढूंढना, तो आंसर इज विल बी दैट इज द स्टेपीज। ठीक है, अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड द श्रब्स, सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द ए, करेक्ट। चलिए नाउ नेक्स्ट, एज मैंने आपको बोला था पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा गया है, तो अंडर आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया shall not apply to the state of a Nagaland unless its legislative assembly of the state of a Nagaland by a resolution so decide। मीन्स डायरेक्टली पूछा गया था कि आर्टिकल 371 ए में ऐसे कौन से लॉ हैं वो तब तक नागालैंड पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको वापस से जो क्या है पास ना कर दे, करेक्ट। So religious or social practices of Naga customary law and procedure, ownership and transfer of land and its resources, boundaries of Nagaland with other state। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें से कोई निकालना चाहिए था, एलिमिनेट करना चाहिए था, so this was the fourth statement, that is the boundaries of Nagaland with the other states। Done, तो D is eliminated। Now ownership and transfer of the land and its resources, नहीं, resources जो भी है of course resources of the nation, ठीक है, सेंटर के अंडर आते तो थर्ड भी नहीं आ सकता है। डन, सो आंसर आपके पास बच जाएगा सिर्फ एक, दैट इज द वन only, correct। So A is the right answer। Next question, that is the under article 191 of the constitution of India, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the legislative assembly or legislative council of a state if the person holds any office of profit under। मतलब अंडर आर्टिकल 191 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंदर क्या लिखा गया है कि अगर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट या गवर्नमेंट का होगा, इंडिया का मीन सेंटर का है, या फिर स्टेट का है, कौन सा इंक्लूडेड है, तो इस पर्टिकुलर के अंदर चाहे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है या आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, दोनों ही केसेस में क्या है आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, काउंसिल के लिए आपको जाना, करेक्ट। सो यस, यू हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करें, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मैं तो स्टेट के लिए मेंबर बनने चाह रहा हूँ, सो यस मैं वही करूंगा एंड आई विल नॉट गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग, नो यू कांट डू दैट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग यूएन डिक्लेरेशन कन्वेनेंस, तो आपको इसमें अरेंज करना था ईयर वाइज, करेक्ट। अगर आप ईयर वाइज इसको अरेंज कर देते प्रॉपर्ली देन यू विल गेट द आंसर। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कन्वेंशन ऑन द रिफ्यूजीज। तो सारे इंटरनेशनल लेवल की हमारे अंदर इसके ऊपर दिया, और अगर आप इसका आंसर बनाएंगे सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज ए। मींस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना, तो सबसे पहले आई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आई है कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, उसके बाद आई है हमारे पास इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, एंड उसके बाद आई है देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स 1948, करेक्ट। एंड वही बात करें एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अराउंड 1976, करेक्ट। सो अब तो वापस एक बार ईयर चेक करके जरूर इसका आंसर, अगर आपको ईयर्स पता थे तो आप उसको अरेंज कर सकते थे। Which one of the following statement regarding the objectives of the second 5-year plan is not correct? तो मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स के अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, that is the 5-year plans। So development of the basic and heavy industry sector, so yes this was the objective of the second 5-year plan। increase in the national income, बिल्कुल ये था कि हमें national income को increase करना है ताकि living standard है हमारा raise हो पाए। then last पे आ जाओ expansion of employment opportunities, yes exactly employment opportunities को भी increase करने का एक objective रखा गया था when we are talking about the second 5-year plan। लेकिन expansion of the consumer goods sector ये हमें देखने को उसमें नहीं मिला था, so answer will be what, that is the no it will be the C, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा C। Okay, consider the following statements regarding the international date line, ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो कंसिडर द फॉलोइंग, बिकॉज आपको पता है एक है प्राइम मेरिडियन,
जो हम 0 डिग्री पे हम बात करते हैं, करेक्ट, एंड एक है हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन, करेक्ट। सो इंटरनेशनल डेट लाइन पे अगर हम बात करें, इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन विच deviates slightly east and west to avoid land areas surrounded by the Atlantic Ocean, and the day to the east of this line is earlier than to the west, करेक्ट। आपको भी पता है ईस्ट मूव्स अहेड, एंड वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप पीछे जाते हैं कि आगे जाते हैं। सो इन दोनों स्टेटमेंट से जो है हमारी सिर्फ ए स्टेटमेंट है, बिकॉज जो हमारा ईस्ट की तरफ है 24 आवर्स हम लेट होते हैं, ठीक है। सो यस, आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द ए, करेक्ट। Which of the following statements regarding the auroras, or you know auroras, solar storms, ठीक है। So the solar wind upon reaching the Earth's atmosphere is directed towards two magnetic poles and a colorful display of the light seen in the night sky, ऐसा कुछ भी नहीं है, of course, ठीक है। सेकंड पढ़िए। So these particles, because magnetosphere का एक उसमें लिंक रहता है, बट इतना डिटेल में कि मैग्नेटिक पोल्स की तरह वो चला जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। So the particles interact with the different gases of the atmosphere and each gas glows with a particular color, correct का बेसिकली इसमें जो सबसे मेन रहती है that is the nitrogen and oxygen, करेक्ट। एंड इन अप्रैल 2023 ऑरोरा वाज कैप्चर्ड इन नवंबर मंथ में देखा गया था, करेक्ट, इन द नाइट स्काई इन इंडिया बाय द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हानले, लद्दाख। सो यस, दैट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कंफर्म ठीक थी, तो एंड द सेकंड इज आल्सो कंफर्म, राइट, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, दैट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली। सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से देखिए, टर्म्स आई है मुहूर्ता, रकिता एंड अंगुला एंड पदा। सो देखिए, अगर आपको नहीं भी पता होता तो आपको एक चीज जरूर पता थी कि मुहूर्त, आपको भी पता है कि किसी मुहूर्त की जब बात हम करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। सो ए के साथ 2 इज कंफर्म्ड, ठीक है। सो सी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड, अब बचा क्या, ए 2, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अंगुला, पदा एंड द रक्तिका, करेक्ट। तो इन सब का जो आंसर बनेगा कंफर्म, दैट विल बी द ए। सो मुहूर्त इज व्हाट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। रक्तिका इज व्हाट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट, एंड बेसिकली मास के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बुक्स में मास भी लिखा गया होगा। अंगुला, अंगुला इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, अंगुला, ठीक है। अंगुला आप ऐसे मतलब अगर बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे, तो क्या अंगुला मींस हमने लिया कि नो उंगली से हम मेजर कर रहे हैं, करेक्ट। सो दे टॉक अबाउट द लेंथ एंड द पदा, ठीक है, सो मीटर ऑफ द पोएट्री, करेक्ट। सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द ए। First coin in Indian history bearing the names and the images of rulers were issued by whom? That is, of course, the Indo-Greek. So, easiest question you can have from the history. Correct? अगेन वापस से आपको रीअरेंज करना था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड द जलियनवाला बाग इंसिडेंट। सो अगर आप देखेंगे ये जो हमारा दिस जलियनवाला बाग इंसिडेंट, पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, दोनों किसमें थे, 1919 में। बस आपको ईयर्स का पता होना चाहिए था कि अप्रैल में है एंड एक हमारा कब है, नवंबर एंड ऑल में आता है, ठीक है। सो आंसर विल बी वी। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, पावर ऑफ द रॉलेट, सॉरी पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट। सो दिस इज डन अराउंड आई थिंक इन जनवरी। जलियनवाला बाग से सबको आपको पता, दैट इज इन द अप्रैल 13, ठीक है। उसके बाद था हमारा दैट इज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, एंड द लास्ट में है लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो अगेन डेट बेस मैंने आपको बोला था कि टाइमलाइन बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट। चलिए now again we are having the term basis, upari, pattadar, mirasидar and inam lands. So peasants directly responsible for the payment of revenues, category of tenancy and tenure, mirasидar gifts of land revenue, inam lands is the co-pensionary title holder, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, दैट मीन्स उपारी क्या है, उपारी है हमारा कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर हेल्ड अंडर द मराठास। पत्तादार क्या है, पीजेंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज। मिराजीदार क्या है, co-parentory title holder and designated revenue payer, and inam lands क्या है, inam land is basically what, that is the gifts of land or land revenue, ठीक है। so answer is what, that is the A. next question, King Krishna Devaraya के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। so in the early years of his reign, the march against the ruler of Odisha in 1520 CE, that he captured the fort of Raichur from Ismail Adil Khan, and the Krishna Devaraya restored Sultan Mahmud Shah to power and assumed the title of Yavana Rajya Sthapan Acharya. So third is the confirm, because ये बहुत ज्यादा फेमस इवेंट है। हालांकि कृष्णा देवराय के साथ जो भी इवेंट्स है वो काफी फेमस है, बिकॉज इट वाज अ वेरी रिनाउंड रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, करेक्ट। सो इसका जो आंसर है दैट इज द सी। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल से यस, उड़ीसा के रूलर जो गजपति थे उस टाइम पे, उनके अगेंस्ट उन्होंने रूल किया था, एंड 1520 में जो इस्माइल आदिल खान उनसे जो है कैप्चर किया था फोर्ट को, एंड कृष्णा देवराय जो है उनका जो नाम टाइटल लिया था उन्होंने, दैट इज द यवना राज्य स्थापनाचार्य, ठीक है। जब उन्होंने रिस्टोर किया था सुल्तान महमूद शाह, उनको फ्री कर दिया था, करेक्ट। सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज सी। Which of the following statement regarding the neap tides is are correct? So आपको भी पता, जब नीप टाइड की नीप टाइड्स की बात आती है तो ये सन,
मून और हम देखते हैं 90 डिग्री का उनका प्लेसमेंट, ठीक है। तो उससे 90 डिग्री की प्लेसमेंट से क्या होता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से हमें टाइड्स जो है वो थोड़ा कम उसके देखने को मिलती है। मींस अगर हाई टाइड 12 मीटर की बनती है नॉर्मल डेज पे, तो आज के दिन 10 मीटर बनेगी, ठीक है। So it occurs every 14-15 days, which coincides with the first and the third quarter of the moon, correct? And these tides has a small tidal range because the gravitational force of the moon and the sun are in the quadrature. ठीक है, तो जो हमने प्लेसमेंट बोली है उसकी की इस तरह से, ठीक है। सो उसी को हम क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। सो आंसर इज सी, दैट इज द बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. Which of the following statement regarding the earthquakes are correct? So the point on the earth surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे ये क्रस्ट है यहाँ पे नीचे आएगा तो इसको फोकस बोलते हैं और इसके बिल्कुल ऊपर हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द एपिसेंटर, ठीक है। सो यस, दिस इज करेक्ट. Earthquake generally generate primary and secondary waves that radiate outward from the earthquake focus. बिल्कुल सही बात है। जहां पे हमारा earthquake आता है उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स सबसे पहले ऊपर कौन पहुंचेंगे, प्राइमरी वेव्स, इसलिए उनका प्राइमरी वेव्स नाम भी रखा गया, करेक्ट। सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट. डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज दैन शैलो फोकस. नहीं, ये गलत है, बिकॉज जो शैलो फोकस, मान लो अगर ये क्रस्ट है, जितना ज्यादा नजदीक होगा फोकस पॉइंट उतना ज्यादा वो खतरा देगा, डेंजर देगा, करेक्ट। जितना नीचे होगा तो क्या होगा, एनर्जी काफी दूर से आ रही है तो जो डिजास्टर हो गया, जो हमें हार्म होने वाला है वो कम होने को मिलेगा. सो इसके अंदर हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द बी. So with this we have discussed all the questions for the India GK and I hope आपको questions देख के समझ आ गया होगा कि अब जो पर्टिकुलर एग्जाम का लेवल है वो कहाँ जा रहा है, करेक्ट. एंड अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफी एंड द पॉलिटी, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स. पॉलिटी के अंदर काफी डिटेल कंसेप्ट्स पूछे गए, डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछे गए हैं. ज्योग्राफी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि कंसेप्ट के ऊपर नहीं था, करेक्ट. सो विद दैट ओनली, सो दैट्स ऑल विद पर्टिकुलर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आई होप आपके काफी आंसर्स ठीक होंगे एंड यू आर डूइंग गुड विद दैट, करेक्ट. तो अभी आपकी स्क्रीन पे वापस एनडीए एग्जाम को, ऑफ कोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए एग्जाम, सो यू कैन एनरोल इन द पर्टिकुलर कोर्सेज, करेक्ट. सो अभी एग्जाम तो जैसा भी आपका एग्जाम हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी मच प्रिपेयर्ड विद दैट, करेक्ट. एंड आफ्टर दैट एसएसबी इंटरव्यू की भी आप तैयारी करेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज मच नीडेड. सो विद दैट ओनली यू कैन एनरोल इन द पर्टिकुलर कोर्सेज. नाउ ऑन योर स्क्रीन यू विल सी अदर कोर्सेज ऑफ आवर्स, दैट इज द एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है. एंड विद दिस कोर्सेज यू कैन अवेल एनी ऑफ द कोर्स ऑफ देम. एंड इनमें से जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं उसके साथ एक डिस्काउंट कोड जरूर लगाइए, दैट इज द वॉरियर 10. जैसे आप इस डिस्काउंट कोड को लगाएंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप यू हैव डन ऑल द वेरी गुड इन योर एग्जाम्स. Until if you're not, so don't panic. And ठीक है, आपने NDA 2 की तैयारी करिए, आराम से ज्वाइन कीजिए कोर्सेज को. I've already told you how the courses are maintained in the particular thing, correct? So that's all for it. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.